चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर शुरू करें ना, जिसका नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। सिंपल सा आपका चैप्टर है कि जिसमें दो टॉपिक आपके एक्सप्लेन किए हुए हैं, मनी और इन्फ्लेशन। दो अलग अलग टॉपिक्स, दो अलग अलग पार्ट हैं चैप्टर के, कि जिसमें आज पहला पार्ट हम लोग समझे, मतलब मनी के बारे में समझे। मनी, पैसे, इकोनॉमी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आज के टाइमिंग में, बरोबर ना। सबसे ज़रूरी चीज़ ना, बिजनेस का लाइफ ब्लड कहलाता है, बिजनेस का ब्लड कहलाता है ये। इकोनॉमी का भी ब्लड कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इकोनॉमी में हमारे जो है वो क्या कह सकते हैं, पूरे मार्केट में जब तक मनी सर्कुलेशन नहीं होता तब तक जो है वो कोई भी कामकाज नहीं होता। मनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, हर एक बिजनेस मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए मनी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कहलाती है। लेकिन इस चैप्टर में मनी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखें ना, कुछ ज़रूरी चीज़ें समझे मनी के बारे में। उससे पहले एक टॉपिक है हमारा कि भाई हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसा भी एक टाइमिंग था जब जो है वो मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था, मतलब पैसे नहीं थे कहीं पर भी, तब भी कामकाज चलता था, तब भी बिजनेस होते थे, तब भी जो है वो हर एक एक्टिविटीज होती थी। जब पैसे नहीं थे तब का टाइमिंग। और तब क्या होता था, तो तब कोई भी गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में कोई भी गुड्स एंड सर्विस ही दी जाती थी, बरोबर ना। भाई किसी से अगर कुछ सामान बेचना हो तो उसके बदले में पैसे नहीं मिलते थे, उसके बदले में कोई गुड्स या कोई सर्विस मिलती थी। और ऐसा सिस्टम जो पहले के टाइमिंग में ऐसा सिस्टम चलता था, उस सिस्टम को हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब वो सिस्टम कि जिसमें पैसों का यूज नहीं होता, सिर्फ गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में गुड्स और सर्विस ही दी जाती थी। कोई भी सामान के बदले में सामान, सर्विस के बदले में सर्विस, ठीक है ना। तो वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। मतलब पहले के टाइम में कैसे होता था कि अगर मेरा वीट का बिजनेस है, मैं फार्मर हूँ, मेरा वीट का जो है वो काम है, तो मैंने जितना भी वीट तैयार किया वो वीट मैं लोगों को भेजूंगा और उसके बदले में मुझे जो है वो दूसरी चीजें मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब मैंने किसी को वीट दिया 20 किलो, तो उसके बदले में मुझे राइस मिला। किसी और को बेचा तो उसके बदले में मुझे क्लोथ्स मिले। किसी और को बेचा तो उसके बदले में मुझे मिल्क मिला, बरोबर ना। मतलब गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विस मिलती थी। तो ऐसा सिस्टम बार्टर सिस्टम कहलाता है। पहले के टाइम में अगर कोई सर्विस भी देता, जैसे अगर कोई टीचर होते या और कोई सर्विसमैन होते, तो वो अगर किसी को सर्विस देते तो उसके बदले में उन्हें गुड्स या दूसरी सर्विस ही मिलती। अगर कोई टीचर किसी को पढ़ाता तो उसके बदले में उसे अनाज मिलता या दूसरे सामान मिलते, बरोबर ना। तो ऐसा जो सिस्टम चलता था ना, वो सिस्टम बार्टर सिस्टम कहलाता था। ये बार्टर सिस्टम हमारे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सालों तक चला, काफ़ी सालों तक। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हमेशा जो है वो डेवलपमेंट करते रहते हैं, चीज़ों को बदलते रहते हैं। तो जब पूरे वर्ल्ड में हर एक चीज़ का डेवलपमेंट होने लगा ना, बिजनेस का भी डेवलपमेंट हुआ, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, नई नई चीज़ें आने लगी, तब उस वक्त बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस क्रिएट हुई, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्रिएट हुई। और जिसकी वजह से ये बार्टर सिस्टम बंद करने की जरूरत पड़ी और एक दूसरा परफेक्ट सिस्टम जो है वो फाइंड करने की नीड क्रिएट हुई। भाई अब तो ऐसा एक परफेक्ट सिस्टम फाइंड करना है कि कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में यही चीज़ दी जाए। भाई किसी को वीट के बदले में चावल मिलते थे, किसी को वीट के बदले में सब्जियां मिलती थी, किसी को वीट के बदले में जो है वो मिल्क मिलता था, सब अलग अलग चीज़ें थी। तो उनमें लिमिटेशंस थी कुछ। तो इसकी वजह से जो है वो फाइंड किया गया कि नहीं भाई, कोई भी चीज़ बेचो, सब चीज़ के बदले में एक ही चीज़ मिलनी चाहिए, मनी, बरोबर ना भाई, पैसे मिलने चाहिए। तो अगर कोई एक ही चीज़ है एक्सचेंज में हो तो काउंटिंग के लिए सबके लिए इजी रहेगा, ऐसी नीड क्रिएट हुई, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम धीरे धीरे बंद होता गया और मनी सिस्टम धीरे धीरे क्रिएट होता गया। और वो मनी सिस्टम आज तक चल रहा है। आज कोई भी चीज़ के एक्सचेंज में जो है वो दूसरे गुड्स या सर्विस नहीं दी जाती, गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज में मनी ही दी जाती है। सही बात है ना, ये मनी सिस्टम शुरू हुआ ना भाई। उसके बाद तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, मतलब बड़े बड़े शहर बनने लगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनियां बनने लगी। और उसके बाद तो प्रॉपर अब मनी सिस्टम ही चलता है, बार्टर सिस्टम तो अब नहीं है। सही बात है ना। तो ऐसी बार्टर सिस्टम में कौन सी लिमिटेशंस थी कि जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम बंद करना पड़ा। तो आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ उसकी लिमिटेशंस दी गई है, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे पहली उसकी लिमिटेशन आती थी, वो आता था इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, इसका मतलब कि भाई एक दूसरे में पूरा समझौता न होना। म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स मतलब
दोनों की नीड एक जैसी ना होना, दोनों के वांट्स एक जैसे ना होना। अब जैसे एक एग्जांपल दूं कि भाई मुझे मुझे राइस खरीदने, मुझे चावल खरीदने। अब सामने वाले के पास चावल हैं, तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम मुझे चावल दो, उसके बदले में मेरे पास वीट है, मैं तुम्हें वीट दूंगा। बरोबर ना, चावल खरीदने हैं तो उसके बदले में मैं वीट देने के लिए, गेहूं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सामने वाले को अगर गेहूं न चाहिए हो तो सामने वाला ये नीड रखता है कि नहीं भाई मैं चावल दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे जो है वो शूज चाहिए, भाई चप्पल चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए। तो अब मेरे पास शूज तो है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ वीट है जो मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि मेरे पास वीट है वो पहले किसी को देने पड़ेंगे जिसके पास शूज है। वीट देकर उससे मैंने शूज लिए हैं, और फिर ये शूज इसको देकर उससे मैंने राइस लिया है। ऐसा हुआ ना, मतलब कि जब म्यूचुअल एडजस्टमेंट, दोनों की एक जैसी नीड ना हो, वो राइस देने के लिए तैयार है लेकिन उसके बदले में वीट लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती ना। तो मुझे उसे शूज चाहिए तो पहले किसी और से शूज लाने होंगे, और जिसको मुझसे शूज लाने हैं, चलो जिससे शूज लाने हैं उसको अगर, उसको भी अगर वीट न चाहिए हो तो, उसे और कोई थिंग चाहिए हो तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट होती। सो इन शॉर्ट, बार्टर सिस्टम की एक पहली लिमिटेशन थी कि म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स नहीं था, सबकी नीड एक जैसी नहीं थी। भाई हर किसी को जो है वो इसके बदले में यही चीज़ चाहिए, इसके लिए वो तैयार नहीं रहते। हर किसी की अपनी अपनी नीड, अपनी अपनी डिमांड होती, तो जिसकी वजह से लिमिटेशंस क्रिएट होने लगी, बार्टर सिस्टम सक्सेसफुली नहीं होने लगा। या फिर दूसरी लिमिटेशन आती डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। स्टोरिंग वैल्यू नहीं थी बार्टर सिस्टम में, स्टोरिंग वैल्यू बहुत कम आती है। अब जैसे देखो आज के टाइम में मनी सिस्टम चलता है, मनी की स्टोरिंग वैल्यू बहुत है। भाई मेरे पास अगर वीट है, मैंने वीट सेल किया, उसके बदले में क्या मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। अब जो मुझे पैसे मिले आज के टाइमिंग में मनी सिस्टम में, जो मुझे मनी मिला वो मुझे आज के आज अगर खर्च ना करना हो तो मैं जमा करके रख सकता हूँ ना, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद भी मैं उसे खर्च कर सकता हूँ, कि उसको स्टोर कर सकता हूँ ना मैं। बरोबर ना, मैंने वीट सेल किया, उसके बदले में 5,000 मुझे मिले और आज खर्च नहीं करने, तो 5,000 मैं रख सकता हूँ अपने घर पे, बैंक में, कहीं पर भी, और एक आध साल बाद उसे मैं सेल कर सकता हूँ। सही बात है ना, उसके बाद उसको यूज कर सकता हूँ ना, उसकी स्टोर वैल्यू बहुत है। लेकिन पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम में स्टोर वैल्यू बहुत कम चीजों की थी। जैसे सपोज पहले के टाइमिंग में मैंने वीट सेल किया और वीट के बदले में मुझे मिल्क मिला, वीट सेल करके बदले में मुझे मिल्क मिला, तो अब मिल्क को मैं एक हफ्ता, एक महीना, एक साल स्टोर कर सकता हूँ, कि अभी मुझे उसको खर्च नहीं करना है, भाई मिल्क के बदले में दूसरी चीज़ नहीं लेनी है अभी, तो मैं मिल्क को स्टोर करके रखूँ, जब ज़रूर पड़ेगी तब एक्सचेंज करूँगा। ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो एक ही दिन में ख़राब हो जाएगा। तो अगर मुझे वीट के बदले में मिल्क मिला है, मतलब ऑन द स्पॉट, या तो उसे पी जाना पड़ेगा, यूज़ कर देना होगा, या तो किसी और से एक्सचेंज कर देना होगा। बराबर ना, ऑन द स्पॉट उसे जो है वो एक्सचेंज करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मिल्क तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के टाइम में स्टोरिंग वैल्यू बहुत कम थी। हाँ कुछ चीज़ों की थी, जैसे अनाज होता है या जैसे कपड़े होते, जूते होते, तो इन चीज़ों की स्टोरिंग वैल्यू होती। लेकिन बाकी चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, मिल्क हुए, ये सब जो पेरिशेबल थिंग्स होती, इनकी स्टोरिंग वैल्यू कहाँ। अगर सपोज इनके अलावा कोई गुड्स के बदले में अगर सर्विस मिलती, तो सर्विस की तो स्टोरिंग वैल्यू बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं ना, एक दिन की भी नहीं। मैंने किसी को सामान बेचा, उसके बदले में उसने मुझे कुछ काम करके दिया, सर्विस दी मुझे। अब सर्विस को मैं स्टोर कर सकता हूँ कि आज काम नहीं बाद में करेंगे? नहीं ना, सर्विस की तो स्टोरिंग वैल्यू बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो कोई चीज़ के एक्सचेंज में एनिमल्स मिलते, पहले एनिमल्स मिलते, मैंने सामान कुछ बेचा, उसके बदले में मुझे जानवर मिला कोई, लेकिन वो एनिमल्स भी तो मॉर्टल कहलाते हैं ना। बरोबर ना, मतलब जो है वो उनकी डेथ हो जाती, वो बीमार हो जाते और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, तो फिर मतलब मैंने किसी को जो है वो 10 किलो वीट दिया है, 10 किलो वीट दिया, उसके बदले में उसने मुझे जो है वो एक काऊ दी, एक गाय उसने दी। अब वो गाय जो है अगर 2-5 दिन में उसकी डेथ हो जाए, तो कोई भी रीजन से, एनी रीजन, 2-5 दिन में उसकी डेथ हो जाए, तो मतलब यहाँ तो मेरे वीट भी गए, यहाँ वो गाय भी गई, दोनों तरफ नुकसान ना। सो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम में ये एक लिमिटेशन थी, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। कोई भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते थे, उसकी स्टोरिंग वैल्यू नहीं थी। जो आज के टाइमिंग में मनी की हाई स्टोर वैल्यू है, वो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। या दूसरी लिमिटेशन कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मतलब बार्टर सिस्टम में ये भी लिमिटेशंस थी कि हम कोई भी चीज की परफेक्ट मेजरमेंट नहीं ढूंढ सकते थे।
बरोबर ना। मेजरमेंट करना, काउंट करना वो बहुत मुश्किल होता है। आज के टाइम में मनी सिस्टम में हर चीज को मनी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, मुझे किसी को जो है वो 5 किलो गेहूं बेचना है तो उसके बदले में कितने पैसे मिलेंगे वो फिक्स है। किसी को 10 किलो देना है तो उसके बदले में कितने मिलेंगे वो भी फिक्स है। लेकिन पहले के टाइम में मुश्किल होता है। जैसे सपोज वही वही अगर वीट का बिजनेस है मेरा, मैंने किसी को 10 किलो वीट दिए और सामने वाले के पास चावल हैं, तो मैं चावल कितने लूंगा, मेजरमेंट कैसे करें, चावल कितने ले सकता हूँ। 10 किलो के बदले में 10 किलो ही चावल, बिल्कुल भी नहीं। वैल्यू इक्वल होती है क्या? आज भी अगर खरीदने जाओ तो क्या गेहूं और चावल, वीट और राइस इक्वल मिलते हैं प्राइस में? नहीं ना। तो फिर 10 किलो अगर मैंने वीट दिया तो उसके बदले में राइस कितना मिलेगा? कुछ पता नहीं, कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं। चलो वो ठीक है। अगर मैंने और किसी को 10 किलो वीट दिया, उसके पास घी पड़ा हुआ है, तो वो घी कितना देगा? अगर और किसी को मैंने 10 किलो वीट दिया, उसके पास गोल्ड है, तो वो गोल्ड कितना देगा? बरोबर ना। एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यू कैसे काउंट कर सकते हैं? तो पहले के टाइम में कैसे होता था पता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन से काम करते थे। मैंने इसको 10 किलो गेहूं दिया, उसके बदले में वो चावल दे रहा है, कितना चावल दे रहा है, तो चलो उसने 8 किलो जितने दिए, अगर दोनों एक्सचेंज से सेटिस्फाइड हैं तो बस खत्म, बार्टर सिस्टम कंप्लीट हुआ। मतलब यहाँ अगर वीट देने वाला भी खुश है और वहां पर राइस देने वाला भी अगर खुश है, जितने में भी दोनों क्वांटिटी में अगर खुश हैं, तो बस। तो मतलब पहले जो है वो सेटिस्फेक्शन से काम होता था, कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं थी। आज के टाइम में परफेक्ट मेजरमेंट है ना, कि भाई 10 किलो वीट कितने के उसकी फिक्स वैल्यू है, 10 किलो राइस कितना तो उसकी फिक्स वैल्यू है। बरोबर। तो वो पहले फिक्स वैल्यू नहीं थी, मेजरमेंट करना मुश्किल होता था। तो ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस आती थी। इसकी वजह से ही ये बार्टर सिस्टम धीरे धीरे बंद करने की जरूरत पड़ी और एक ऐसा सिस्टम काउंट करने की जरूरत पड़ी कि जहां पर हर चीज की परफेक्ट वैल्यू हो, हर चीज के एक्सचेंज में एक ही चीज देनी पड़े, अलग अलग चीज नहीं। मतलब कोई मनी सिस्टम जो है वो काउंट करने की जरूरत पड़ी। और इसीलिए बार्टर सिस्टम के बाद ये मनी सिस्टम धीरे धीरे शुरू हुआ। एक ही बार में सब ये नोट, सिक्के और मनी तैयार नहीं हो गए, धीरे धीरे शुरू हुआ। इसलिए हमारा एक पॉइंट आता है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट या इवोल्यूशन हम लोग कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन मतलब कि कोई चीज में धीरे धीरे जो चेंज आता है वो। तो बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन थी ना, तो लिमिटेशंस खत्म करने के लिए फिर कुछ लोगों ने सोचा कि अब हर एक चीज के एक्सचेंज में दूसरे गुड्स और सर्विस नहीं, कोई पर्टिकुलर एक ही चीज एक्सचेंज करेंगे। और वो उन्होंने ध्यान दिया कि हर चीज के एक्सचेंज में जो है वो सिर्फ एनिमल्स एक्सचेंज किए जाए। एनिमल एक्सचेंज मतलब पहले के टाइम में एज अ मनी वो एनिमल्स का यूज होता था। एनिमल्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, जैसे काउ, बफेलो, गोट, कैमल, हॉर्स, एलिफेंट्स, इन चीजों का, इन एनिमल्स का जो है वो एक्सचेंज में यूज होता था। मतलब एनिमल मनी पहले यूज होती थी। एनिमल मनी मतलब कि कोई जो है वो अगर वीट बेचता हो ना, तो उसके बदले में भी उसे जो है वो क्या कहते हैं, कुछ एनिमल्स मिलेंगे, गाय मिलेगी, बकरियां मिलेंगे। बराबर ना। कोई अगर वीट सेल करता हो तो उसके बदले में एनिमल्स मिलेंगे। कोई अगर राइस सेल करता हो उसके बदले में भी एनिमल्स। कोई किसी को सर्विस देता हो उसके बदले में भी एनिमल्स। मतलब कि एनिमल मनी का यूज होता था। लेकिन ये एनिमल मनी भी कुछ टाइम तक चला, कुछ सालों तक चला ये कॉन्सेप्ट। लेकिन इनमें भी कुछ लिमिटेशंस आने लगी। एनिमल मनी की लिमिटेशन थी कि एक तो उसमें परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता था कि भाई किसके बदले में कितने जानवर दें, कौन सी चीज़ के बदले में कितने जानवर दिए जाएं, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी। और दूसरी चीज़ है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी कोई स्टोर वैल्यू भी नहीं। ये एनिमल्स जैसे पहले भी बताया मॉर्टल थे ये, मतलब उनकी डेथ हो जाती, वो बीमार पड़ जाते और कोई प्रॉब्लम हो जाती उसमें। बरोबर ना। तो इसकी वजह से ये एनिमल मनी का कॉन्सेप्ट सही था, कुछ टाइम तक चला। लेकिन इनमें भी लिमिटेशंस थी, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज किया गया। इवोल्यूशन उसे ही तो कहते हैं ना, कि भाई पहले एक कोशिश करो, ये चीज ट्राई करके देखो, ये सही नहीं चल रही है, ठीक है और कुछ ट्राई करो, ठीक है और कुछ ट्राई करो। वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, उसे ही तो इवोल्यूशन कहते हैं ना। मनी में भी यही हुआ। उस वक्त किसी को पता थोड़ी था कि भाई सीधे ऐसे नोट और सिक्के या ऐसे ही चीजें बनानी है। धीरे धीरे वो अपने अपने माइंड के हिसाब से उस वक्त चेंज करने लगे। तो पहले मनी सिस्टम यूज होता था। मनी सिस्टम के बाद फिर उन्होंने ट्राई किया मिनरल्स एंड स्टोन्स। फिर उन्होंने ये ट्राई किया कि भाई अब हर एक चीज के एक्सचेंज में कीमती मिनरल्स या कीमती स्टोन्स जो है वो दिए जाए, जमीन में से जो मिनरल्स मिलते, स्टोन मिलते, उनका एक्सचेंज किया जाए। बरोबर ना। मतलब कोई भी चीज खरीदो तो कोई कीमती पत्थर दिया जाता था, ठीक है ना, ऐसे कोई मिनरल्स दिए जाते थे। वो एनिमल्स का यूज बंद हो गया। अब नॉन लिविंग थिंग पहली बार
नॉन लिविंग थिंग का एक्सचेंज होता था यहाँ पर, एनिमल्स बंद, तो ये मिनरल्स और स्टोन का एक्सचेंज होने लगा। ये भी कॉन्सेप्ट कुछ टाइम तक चला, लेकिन इनमें भी लिमिटेशंस थी। इनकी लिमिटेशंस ये थी कि भाई ये मिनरल्स, ये स्टोन्स वो सबके पास अवेलेबल नहीं थे। सबके पास ऐसे कीमती पत्थर या मिनरल्स वो कहाँ से मिलते थे? तो जिसके पास ये मिनरल्स या स्टोन्स ना हो, वो कैसे गुड्स को एक्सचेंज करें, बराबर ना? वो कैसे परचेस और सेल करे, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी ना। इसलिए ये मिनरल स्टोन का मनी की तरह यूज होता था, लेकिन कुछ टाइम तक चला उनमें। फिर इसी में ही मिनरल स्टोन्स के बाद जो है वो कॉइन्स से शुरू हुए। फिर जब किंगशिप चलती थी ना, राजाशाही चलती थी, तो हर एक राजा ने ये मनी सिस्टम को इजी बनाने के लिए फिर कॉइन्स बनाने शुरू किए उन्होंने, अलग अलग मेटल्स के कॉइन। पहले के टाइम में आपको भी ध्यान होगा कि जो राजा महाराजा होते थे ना, वो अपने फोटो वाले, अपने नाम वाले सिक्के बनाते थे। भले परफेक्ट गोल ना होते, लेकिन उनके वो सिक्के तैयार होते थे जिनमें उन राजा का फोटो होता, बराबर ना? वो कार्विंग की जाती, फोटोज को कार्विंग की जाती, या तो जो है वो उसका नाम लिखा जाता राजा का। तो ऐसे सिक्के बनने लगे जिनमें भी लो वैल्यू और हाई वैल्यू के कॉइन्स होते। मतलब कॉपर के कॉइन्स होते, फिर दूसरे मेटल्स के कॉइन होते, जैसे ब्रोंज के कॉइन होते, सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन, बराबर? ऐसे अलग अलग तरह के कॉइन्स होते, जिस किसी की लो वैल्यू, किसी की हाई वैल्यू होती। मतलब फिर ये समझो प्रॉपर मनी सिस्टम शुरू हुआ यहाँ कॉइन्स के थ्रू, जो राजा महाराजाओं ने शुरू किया कि अब हर चीज के एक्सचेंज में कॉइन्स ही देने हैं। तो ये एक इजी सिस्टम हुआ ना, जिसकी स्टोर वैल्यू भी अच्छी खासी होती। भाई हर चीज को मेजरमेंट भी किया जाता कि इसके बदले में इतने सिक्के देने हैं, इसके बदले में इतने सिक्के देने हैं, बराबर? ये एक प्रॉपर मनी सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन थी। जो ये कॉइन से शुरू हुए, जो राजाओं ने ये कॉइन शुरू किए, इनकी भी एक लिमिटेशन थी कि ये जो कॉइन्स थे ना, वो पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन में ही चलते। मतलब जो राजा का जितना एरिया होता, उतने एरिया में ही ये सिक्के चलते, दूसरे एरिया में नहीं। मतलब ऐसे समझो कि अगर कोई एक शहर का एक राजा होता, तो उस शहर में उसके सिक्के चलते। फिर अगर वहाँ का कोई पर्सन दूसरे शहर में जाकर बिजनेस करने जाए, तो वहाँ पे वो सिक्के चलते ही नहीं, वहाँ पे तो दूसरे राजा के सिक्के चलते। फिर बराबर ना, एक राजा का जितना एरिया होता उसमें ही उसके सिक्के चलते ना, दूसरी जगह पर तो चलते ही नहीं। फिर सही बात है कि नहीं? आज के टाइमिंग में भी जैसे होता है कि इंडियन रुपीज हैं वो इंडिया में ही चलेंगे, इंडिया के बाहर वो रुपीज नहीं चलते, वहां पे करेंसी चेंज करनी पड़ती है। ये तो चलो ठीक है कि पूरा देश है, कि पूरे देश में एक ही करेंसी चलती है, लेकिन हर शहर शहर में करेंसी बदले तो, हर गांव गांव में करेंसी बदले तो, आप खाली इमेजिन करके देखो कि हम जिस शहर या गांव में रहते हैं, भाई वहां पे अलग सिक्के चलते हो, गांव बदलो खाली, और वहां पे अब दूसरे सिक्के चलते हैं, ये सिक्के तो चलेंगे ही नहीं। तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है ना, ये इसकी लिमिटेशन थी ना। इसकी वजह से जब किंगशिप के बाद जब गवर्नमेंट बनने लगी, जब पर्टिकुलर गवर्नमेंट आई अब पूरी की पूरी कंट्री की, तो उन्होंने सभी राजाओं के साथ मिलकर एक पर्टिकुलर सिस्टम तैयार किया, जो एक प्रॉपर मनी सिस्टम था। कि भाई ऐसे कॉइन्स हम लोग तैयार करें जो पूरी कंट्री में एक साथ चले, हर शहर में अलग अलग नहीं। मतलब वो कॉइन्स ही था, लेकिन कॉइन्स में भी डेवलपमेंट हुआ। सभी राजाओं को मनाया गया कि जैसे इंडिया में जितने भी राजा थे सबको मनाया गया कि आप अपने सिक्के भले ही जो है वो चलाओ, भाई वो सोने चांदी की तरह अपने सिक्के चलाओ, लेकिन पूरी कंट्री में जो है वो एक ही सिक्के चलने चाहिए जो ट्रांजिशन के लिए यूज होते हो, बरोबर ना? वो सोने चांदी के सिक्के जो राजाओं के थे ना, वो स्टोर के लिए यूज होते थे, फिर ट्रांजिशन के लिए नहीं। आज भी कितने सारे म्यूजियम में जाओ तो राजा महाराजाओं के सिक्के पड़े हुए हैं, लेकिन उनको अब ट्रांजिशन के लिए यूज नहीं किया जाता। भाई ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेन देन के लिए पर्टिकुलर अलग सिक्के बनने चाहिए जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हो, 1 रुपए, 2 रुपए। पहले के टाइम में तो पैसों से शुरू हुआ था ना, 1 रुपए में जो है वो 100 पैसे भी आ जाते थे। ठीक है ना, एक एक पैसे के सिक्के भी बनते थे। तो गवर्नमेंट ने वो सिक्के शुरू किए, वो प्रॉपर कॉइन सिस्टम या कहो प्रॉपर मनी सिस्टम शुरू हुआ वहां से। अब पूरी कंट्री में एक ही सिस्टम चलता था, एक ही मनी सिस्टम, और वो इजी था सबके लिए। अब हर चीज की काउंटिंग में प्रॉपर मनी ही चलती थी, वो सबके लिए इजी था ना। फिर वो कॉइन्स में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ कि कॉइन्स के बाद पेपर मनी आया। पेपर मनी मतलब कि भाई नोट बनने लगे, 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट, वो नोट बनने लगे, तो वो पेपर मनी आया जो आज तक चल रहा है। ये कॉइन्स के बारे में, ये पेपर मनी वो आज तक चल रही है ना। और इनमें भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है कि आज के टाइम में प्लास्टिक मनी भी यूज होती है। प्लास्टिक मनी मतलब कहते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, इसे कहते हैं प्लास्टिक मनी।
बराबर ना। ये प्लास्टिक मनी भी जो है वो आज के टाइम में यूज होने लगा है। और इसके बाद और डेवलपमेंट हुआ मनी में, और डेवलपमेंट होता जा रहा है कि उसके बाद अब यूज होता है ई मनी। ई मनी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी या बैंकिंग मनी उसे कहते हैं, कि ये इनविजिबल मनी, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर, कोई पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, न कार्ड की जरूर है, न पैसों की जरूर है, न कुछ भी, इनविजिबली इसके पास से पैसे कट होकर इसके पास आ गए। सही बात है ना, ये ई मनी कहलाता है। तो ये मनी में जो डेवलपमेंट हुआ वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। और अब एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है भाई, मनी क्या, प्रॉपर मनी की डेफिनेशंस क्या, मनी कैसे क्रिएट हुआ वो तो हमने देखा। अब मनी की डेफिनेशन एक लिखी गई है, जो भाई मनी कहते हैं, मनी इज अ मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। सही बात है ना। मनी कहते हैं इज अ मीडियम विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मनी वो मीडियम है जो कोई भी चीज के एक्सचेंज में यूज होता है। आज कोई भी चीज का एक्सचेंज करना हो, उसके बदले में पैसे ही दिए जाते हैं ना, गुड्स तो दिए नहीं जाते ना। हर चीज के एक्सचेंज में पैसे ही होते हैं। एंड विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, कि आज मनी के ऊपर कोई डाउट नहीं करता कि नहीं भाई ये चीज नहीं चलेगी। कोई आज ऐसा कहता है? हाँ, कोई भी ऐसा कहता है कि नहीं भाई ये चीज खरीदे, उसके बदले में मैं पैसे दे रहा हूँ, सामने वाला मना करेगा नहीं भाई ये पैसे नहीं चलेंगे। या कोई उस पर डाउट करता है या इन्वेस्टिगेशन करता है, चेक करता है कि भाई ये पैसे सही है या नहीं है, भाई गवर्नमेंट इसे चला रही है या नहीं चला रही, इसे चेक करता है? कोई भी नहीं। एंड रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, कोई भी टाइम, एनी टाइम, आधी रात को भी अगर हम कुछ खरीदने बेचने जा रहे हैं तो पैसे मिलेंगे ही ना, कि उसके ऊपर कोई डाउट किया जाता है क्या? रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, कि कोई भी प्लेस पे, इंडिया की कोई भी जगह पर चले जाओ, वहां पर ये पैसे चलेंगे ही चलेंगे। तो मनी वो सिस्टम चलता है ना, कि जहाँ पर कोई भी टाइम और कोई भी प्लेस पर विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन हम उसको एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, वो प्रॉपर मनी कहलाती है। और कुछ मनी के फंक्शंस दिए हुए हैं, फंक्शंस ऑफ मनी वो एक टॉपिक है हमारा। ये फंक्शंस ऑफ मनी अगर याद करना हो तो वो जो बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस थी ना, वही उसका अपोजिट उसके फंक्शंस आते हैं, ऐसे आप याद भी कर सकते हो। जैसे फंक्शंस ऑफ मनी में पहला आता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हमने पूरे कॉन्सेप्ट में ही देखा कि मनी का मेन फंक्शन, मेन कामकाज है एक्सचेंज के लिए यूज होना। कोई भी चीज के एक्सचेंज में मनी का यूज होना। बरोबर। जो पहले बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन थी ना, इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, मतलब पहले के टाइमिंग में हर किसी की नीड एक जैसी नहीं होती। जो मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, कि अगर कोई वीट के बदले में मुझे राइस अगर चाहिए हो, वीट के बदले में राइस चाहिए हो, लेकिन सामने वाला राइस देने के लिए तैयार है, वीट लेने के लिए तैयार नहीं है, उसे और कुछ चाहिए, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं होता था। वो चीज अब मनी में खत्म हो गई ना, ये लिमिटेशन अब खत्म हो गई। अब कोई भी चीज के एक्सचेंज में मनी चलती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कहता कि नहीं भाई ये चीज मैं बेचने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसों के बदले और कुछ दो। ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं ना। अगर उसे और कोई चीज भी चाहिए तो भी वो पैसे ही लेगा और खुद जाकर वो चीज खरीद लेगा। सही बात है ना। जैसे मुझे अगर राइस खरीदने हैं तो राइस के बदले में मैं उसे पैसे ही दूंगा ना। भले उसे शूज खरीदने होंगे तो भी ऐसे नहीं कहेगा कि मैं राइस तब दूंगा जब तुम मुझे शूज दो, वो मुझसे पैसे ही ले लेगा और खुद जाकर शूज खरीद लेगा। मतलब अब हर चीज के एक्सचेंज में जो है वो मनी वो एप्लीकेबल है ना, बरोबर ना। ये उसका सबसे पहला फंक्शन आता है। सेकंड, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर वैल्यू, जो भी इसकी लिमिटेशन थी कि बार्टर सिस्टम में कोई भी चीज की स्टोर वैल्यू नहीं थी, और मनी, मनी की हाई स्टोर वैल्यू है। कोई भी चीज के एक्सचेंज में जब मनी मिलती है तो उसे हम स्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना स्टोर। कि भाई अगर कोई चीज सेल करने पर मुझे पैसे मिले तो उसे अगर मुझे आज न खर्च करने हो तो मैं रख सकता हूँ कि चलो आज खर्च नहीं करने हैं, 2 महीने बाद करूंगा, 2 साल 20 साल बाद भी करूंगा, तो भी तो उसे स्टोर कर सकते हैं ना। कि 20 साल बाद जो है वो पैसे खत्म हो जाएंगे, अब वो यूज करने लायक नहीं है, ऐसा तो नहीं ना। हाँ, वो बात अलग है कि अगर गवर्नमेंट बैन कर दे, जैसे 500 1000 के नोट बंद कर दे, तो वो बात अलग, तो वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा तो मनी हम लोग कितने भी सालों तक स्टोर कर सकते हैं ना, पैसे खराब थोड़ी होते हैं। उल्टा, कि मनी को स्टोर करो तो मनी की वैल्यू बढ़ती है, स्टोर करने पर वैल्यू बढ़ती है। आप अगर घर की तिजोरी में रख दो शायद नहीं होगी, लेकिन वही पैसे स्टोर करके आप बैंक में रख दो तो इंटरेस्ट मिलता जाएगा ना, बरोबर ना। इसलिए कहते हैं मनी की हाई स्टोर वैल्यू है, उसकी स्टोर वैल्यू बहुत अच्छी है। एंड देन एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, जो भी इसकी लिमिटेशन थी, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट, कि बार्टर सिस्टम में हर चीज का मेजरमेंट करना मुश्किल था।
मनी में वो क्लियर हो गया। अब हर चीज़ की फिक्स वैल्यू होती है, ये चीज़ खरीदो इतने रुपए लगेंगे, ये चीज़ खरीदो इतने रुपए लगेंगे। हर एक चीज़ का फिक्स मेजरमेंट है ना, जिसकी वजह से किसी को कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। आज हर प्रोडक्ट का पर्टिकुलर एमआरपी क्रिएट होता है ना, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो एमआरपी क्रिएट होता है तो हर पर्सन को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में इजी रहता है कि हाँ भाई इसके इतने रुपए हैं मतलब इतने ही देने हैं। तो किसी को कोई काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती ना कि इसके बदले में कितना है या इसके बदले में कितना देना है। हर चीज की फिक्स मेजरमेंट अब मनी से हो जाती है, बरोबर। तो ये तीनों मनी के फंक्शंस थे। बार्टर सिस्टम में जो लिमिटेशंस थी वो सभी लिमिटेशन मनी ने क्लियर कर दी। और आखिरी एक छोटा सा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ मनी, जो हमने इसके डेवलपमेंट में भी देखा ही था। डेवलपमेंट में देखा था वही मनी के टाइप्स सिर्फ नेम दिए हुए हैं कि मनी का जैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो कौन कौन से टाइप्स की मनी यूज होने लगी। जैसे कॉमोडिटी मनी, सबसे पहले कॉमोडिटी मनी जो हमने बार्टर सिस्टम में देखा, गुड्स के बदले में गुड्स, ये मनी सिस्टम चलता था ना। इसके अलावा एनिमल्स मनी, एनिमल्स को मनी की तरह यूज करते थे। फिर मेटल्स को मतलब मिनरल्स को यूज करते थे। फिर कॉइन्स आने लगे, उन कॉइन्स को यूज करते थे। राजा महाराजाओं ने अपने सिक्के बनाए, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने अपने सिक्के बनाए, तो उन मेटल मनी का यूज होता था। फिर आया पेपर मनी, जो ये करेंसी नोट चलते हैं वो। फिर प्लास्टिक मनी, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद है बैंकिंग मनी। बैंकिंग मनी कि भाई जहाँ पर जो है क्या कह सकते हैं, ये इनविजिबल मनी या ई मनी कहलाता था। ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इनविजिबल मनी कि डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर, पैसे न दिखाई देते हैं, न कार्ड में दिखाई देते हैं, न जो है वो करेंसी नोट में दिखाई देते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर, वो बैंकिंग मनी या इनविजिबल मनी कहते हैं, बराबर। और दूसरी एक ऐसे ही जनरल बात जो इसमें अब नहीं है, ये टॉपिक तो हमारा क्लियर हुआ, ऐसे ही जनरल बात कि आज के टाइमिंग में एक लिमिटेशन मनी की वो भी है कि भाई मनी जो है क्या कह सकते हैं, हर एक कंट्री में भी तो चेंज होती है ना। इंडिया में रुपीस चलते हैं, दूसरी जगह पर और कुछ चलता है, बराबर ना। हर कंट्री में अपनी अपनी करेंसी है। इसे दूर करने के लिए भी आज के टाइम में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, वो आ रहा है क्रिप्टो करेंसी। शायद आप लोगों ने सुना हो या कभी गूगल पर सर्च करके डिटेल में पढ़ना उसके बारे में। मनी का डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। मनी का डेवलपमेंट जो धीरे धीरे हो रहा था ना, कहाँ एनिमल मनी से शुरू होकर अब ई मनी तक पहुंचे हैं। मनी का डेवलपमेंट अब इससे भी आगे चल रहा है क्रिप्टो मनी। क्रिप्टो मनी मतलब ऐसी करेंसी अब जो फाइंड की जा रही है जो पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक जैसी चले वो, ठीक है। इसके बारे में कभी जो है वो ध्यान देना। शेयर मार्केट में अभी ये चल रहा है, अभी वो लीगल हर देश में नहीं हुआ है, हर कंट्री में जो है वो प्रॉपरली अभी उसको एप्लीकेबल नहीं हुए हैं ये चीज़ें। लेकिन फिर भी कभी अगर सर्च करना हो तो सर्च करना, मनी में और एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्रिप्टो मनी या क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो ये सब टाइप्स ऑफ मनी थे। तो यहाँ आज जैसे हमने मनी के बारे में समझा ना, चैप्टर का पहला पार्ट मनी के बारे में हमने समझा। अब सेकंड पार्ट इन्फ्लेशन के बारे में आ रहा है, सेकंड थोड़ा अलग पार्ट है उसमें। और इन्फ्लेशन के बारे में वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।